हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएडबी चैनल। आई एम आदित्य सिंह और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस बुक का चैप्टर 2 जो कि है इज मैटर फाउंड एज प्योर। क्या मैटर हमारे चारों तरफ जो भी है वो प्योर है या नहीं है। तो हम लोगों ने इसमें काफ़ी ज़्यादा कवर किया था और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर, यानी कोई भी मिक्सचर है आपके पास मिश्रण है, उसके कंपोनेंट को किस तरह से अलग किया जाता है। तो वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंसेस आर नॉट केमिकली प्योर। हम लोग को पहले से ये पढ़ रखा है, हम लोगों को पता है कि बहुत से जो सब्सटेंस है प्राकृतिक जो नेचुरल सब्सटेंस है उनमें से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि केमिकली प्योर नहीं है। केमिकली प्योर का मतलब क्या है, उनमें एक से ज़्यादा कई प्रकार के सब्सटेंस मिले हुए हैं। और साइंस के हिसाब से प्योर क्या होता है कि जिसमें केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते हो। क्लियर है। जैसे नमक है, नमक में क्या है, इम्प्योर है। क्यों? क्योंकि उसमें NaCl होता है, तो सोडियम अलग हो गया और क्लोरीन अलग हो गया, दो अलग अलग चीज़ों से बना है, तो इसलिए वो केमिकली प्योर नहीं माना जाता। तो हम लोग ये पहले से ही पढ़ रखा है कि केमिकली प्योर नहीं होते हैं। ठीक है। फिर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो बहुत सारे ऐसे जो है ना इंडिविजुअल टाइप के जो कंपोनेंट्स होते हैं किसी मिक्सचर में, उसको हम लोग कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं अलग अलग प्रकार के जिससे उसको अलग कर लेते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो देखिए जो सेपरेशन होता है ना, किसी भी मिक्सचर से सेपरेशन जो होता है ना, जो ये प्रोसेस होता है ना, उससे ये पता चलता है भाई, उससे हम लोग को ये स्टडी हम लोग कर पाते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट किसी मिक्सचर के कौन कौन से हैं। तो जैसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग, सीविंग, फिल्ट्रेशन दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। तो देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं मतलब एक से अधिक चीज़ें जो उसमें मिली हुई होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जो मिक्सचर होती है उसको हम लोग डेली अपने लाइफ में जो ना अक्सर उसको अलग करते हुए तमाम फिजिकल मेथड्स यानी शारीरिक तरीकों से मेहनत से किसी न किसी तरह से उसको अलग करते हुए देखा है। जैसे कि हैंड पिकिंग है। हैंड पिकिंग हम लोग कौन कौन से चीज़ों को सेपरेट करने के लिए करते हैं। सपोज दैट चावल में अगर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, कंकड़ हैं, तो आप फिर क्या करोगे, कौन सा सेपरेशन प्रोसेस अपनाओगे, हैंड पिकिंग। क्लियर है। इसी तरह से सीविंग है, सीविंग भी होता है। ठीक है। फिर फिल्ट्रेशन है, हम लोग चाय डेली घर में बनते हैं तो फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन उससे कर लेते हैं हम लोग। तो इस तरह से कई फिजिकल मेथड हैं जो ना हेट्रोजीनियस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में। Sometimes special techniques have to be used for the separation of the components of a mixture। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ स्पेशल टेक्निक भी लगानी पड़ती है। किस लिए भाई, तो सेपरेशन करने के लिए कंपोनेंट का किसी भी मिक्सचर से। तो ऐसे कौन से मिक्सचर होते हैं जिनके लिए हमें कुछ स्पेशल टेक्निक लगानी होती है। तो चलिए इसे हम लोग एक एक्टिविटी से द्वारा समझते हैं। तो एक्टिविटी हम लोग को देखना है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। हम लोग जो कलर्ड कंपोनेंट होता है किसमें, ब्लू में या फिर ब्लैक इंक में, जिसे डाई भी कहते हैं, उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे भला इंक से। तो चलिए देखते क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक बीकर लेना है, हाफ बीकर, और उसमें पानी भर लेना है। ठीक है, आधा मतलब आधे बीकर में पानी ले लेना है। क्लियर है। फिर एक वॉच ग्लास लेना है। वॉच ग्लास देखिए कुछ ऐसा होता है, वॉच ग्लास मतलब कांच का ये रहेगा मतलब, और इस पूरा कांच का रहेगा, ढक्कन टाइप का है ना। उसके बाद फिर क्या करना है, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन ईच ग्लास, वॉच ग्लास। तो वॉच ग्लास पे आपको इंक की कुछ बूंदें जो है डाल देनी है। क्लियर है। फिर क्या करना है, नाउ स्टार्ट हीटिंग द बीकर। फिर धीरे धीरे हमको बीकर को क्या है, चलिए फिर से फिगर समझते हैं। देखिए क्या करना है आपको, एक लेना है आपको बर्नर। क्लियर है। एक लेना है बर्नर स्टैंड। उसके बाद आपको एक बीकर लेना है, उसमें आधा बीकर जो है आपको वाटर जो है फिलअप कर लेना है। उसके बाद फिर क्या करना है, एक वॉच ग्लास लेना है आपको। ये वॉच ग्लास मिल जाता है शॉप पे, तो ये कांच का ही होता है, तो इस तरह से ये ढकने के लिए इसको ले लेते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद इंक की कुछ बूंदें ना इस कांच ग्लास के ऊपर जो है गिरा देते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब धीरे धीरे हम बर्नर की सहायता से बीकर को हीट करना शुरू करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि पानी जो है ना उबलने लगता है ना। उबलने लगता है तो फिर क्या होता है, इसके भाप जो होते हैं ना या के ऊपर वाले इस कांच ग्लास में, वॉच ग्लास में जो ये रखा हुआ है इंक, इसको हीट करने लगते हैं भाप से, इसमें गर्मी आने लगती है। फिर गर्मी आने लगती है तो क्या होता है ना, इंक में से ना जो वाटर होता है ना वो क्या होता है, वेपर हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उड़ जाता है। तो फिर हमें जो डाई होती है ना वो सूखी डाई हमें ना यहाँ पे मिल जाती है जो कि उस इंक में मिली हुई होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, बस इसी को क्या कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। यानी हम फाइनली क्या यार किस जगह पे पहुंचे हैं, तो
वी फाइंड दैट इंक इज ए मिक्सचर ऑफ ए डाई इन वाटर। हम लोग यह देखते हैं कि भाई इस तरह से जो इवेपोरेशन करने से हमें जो डाई मिली है, ये जो प्रोसेस था यह क्या किया है, इवेपोरेट किया है, यानी मिक्सचर है डाई जो है पानी में। फिर क्या होता है, दस वी कैन सेपरेट द वैलिड कंपोनेंट जिसे सॉल्वेंट भी कहते हैं फ्रॉम इट्स नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड्स ऑफ इवेपोरेशन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वोलेटाइल कंपोनेंट है यानी जो सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट क्या होता है तो अभी हम लोग पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। अच्छा आपको पता है तो वीडियो पॉज करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताइए। चलिए मैं बताता हूँ, जो सॉल्वेंट होता है वो मतलब जिसमें कोई चीज़ घुलती है ना, वो सॉल्वेंट है ना, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ बिल्कुल सल्यूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप पानी और चीनी का घोल ले लीजिए, क्लियर है, तो जो घुल रहा है वो क्या होता है, सल्यूट होता है, और जिसमें घुल रहा होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। यानी वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ, और चीनी क्या हुआ, सल्यूट हुआ। तो यानी इस तरह के कंपोनेंट जिनको हम वोलेटाइल कंपोनेंट भी कहते हैं या फिर जो नॉन वोलेटाइल सल्यूट है ना, वो इस तरह के जो मिक्सचर है इनको हम लोग इवेपोरेशन के द्वारा आसानी से इसको अलग कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ये तो हमें पता है कि बहुत से स्टूडेंट के घर में जो है खुद ही ना मम्मी उनकी ऐसे ही करती होंगी कि हम लोग क्रीम कैसे निकालेंगे, कि मिल्क यदि आपको मिल जाए तो आप क्रीम उसमें से कैसे अलग करोगे। तो देखिए नाउ ए डेज, हाँ वी गेट फुल क्रीम। आज हम लोग ऐसे दिन आ गए हैं भाई कि हम लोग फुल क्रीम वाले चीज़ खाते हैं या फुल क्रीम वाले चीज़ नहीं खाते, मतलब जो अपनी चॉइस के अनुसार टोन्ड एंड डबल टोन वेराइटीज ऑफ मिल्क पैक इन पॉली पैक्स और टेट्रा पैक्स इन द मार्केट। यानी अलग अलग साइज में अलग अलग प्रकार से कि भाई ये फुल क्रीम वाली मिल्क है, इसमें टोन्ड है, इसमें डबल टोन वेराइटीज है, एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारी चीज़ों से अलग अलग करके हम लोग यूज कर पा रहे हैं। दिस वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेंट डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट्स। तो ये जो वेराइटीज है इसमें अलग अलग फैट पाए जाएंगे क्योंकि अलग अलग क्रीम की मात्रा है, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग बड़े आसानी से अपने डे टू डे लाइफ में मिल्क से क्रीम को अलग कर पा रहे हैं। तभी तो कितना ऐसे तो लग रहा है कि मिल्क से क्रीम निकालना थोड़ा कठिन काम है, लेकिन हम लोग ये इतना आसान काम हो गया है, मतलब ये जिस तरह से सेपरेट किया जाता है कि भाई हम लोग डे टू डे लाइफ में कितनी वेराइटीज देखते हैं इसके, है ना, कि भाई फुल क्रीम वाला लो, चाहे टोन्ड वाला लो, चाहे फिर डबल टोन वाला लो, है ना, और आप पूरा फैट वाला ही ले लो, है ना, जो भी लेना है इस तरह से। और पता नहीं कितने ऐड आते रहते हैं ना, आप लोग को तो पता होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे अलग करना है। ओके, तो एक्टिविटी में दिया है भाई कि टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन द टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब लेना है आपको, उसमें आपको फुल क्रीम वाली मिल्क जो होती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रीम पड़ता है, उस तरह का मिल्क ले लेना है, क्लियर है। फिर क्या करना है, सेंट्रीफ्यूज इट बाय यूजिंग ए सेंट्रीफ्यूजिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स। देखिए सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, सेंट्रीफ्यूज एक कॉन्फ़िगरेशन टाइप की मशीन होती है। इसका फिगर यहाँ पे नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं ये बताऊँ जैसे कि ये चलिए ये आप नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए कि होता क्या है इस मशीन में। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इन द स्कूल में यू कैन डू दिस एक्टिविटी एट होम बाय यूजिंग ए मिल्क चर्नर। तो देखिए आप ये एक्टिविटी, अगर आपके पास ये सेंट्रीफ्यूजिंग वाली मशीन नहीं है ना, तो आपको क्या करना है भाई कि सिंपली आपको ना घर पे ये काम हम कर सकते हैं मिल्क चर्नर से। अब ये मिल्क चर्नर क्या होता है, तो जो मट्ठा मथने सेंट्रीफ्यूजिंग वाली मशीन नहीं है ना, तो आप इसे एकदम आराम से अपने घर पे भी कर सकते हैं। तो जैसे एक होता है मिल्क चर्नर, ठीक है, ये क्या होता है, इसका यूज करेंगे तो हम घर पे ये मिल्क में से क्रीम जो है अलग कर लेंगे। तो देखिए मिल्क चर्नर जो होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा जब मट्ठा में आ जाता है तो किस तरह से वो लकड़ी का जो डिजाइन शेप होता है, एक लंबी सी लकड़ी होती है, नीचे फिर 4-5 ऐसे फलक उसके चारों तरफ लगे होते हैं, उनमें गैप भी होता है। ठीक है, तो वो मिल्क चर्नर होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा। और तो फिर उसकी सहायता करनी कैसे करनी भाई, इफ़ यू हैव ए मिल्क डेयरी नियर बाई, या फिर अगर आपके आसपास कहीं मिल्क डेयरी है ना, तो वहाँ पर भी आप जाके कहीं पूछिए कि भाई ये किस तरह से सेपरेट किया जाता है क्रीम को मिल्क से। और दूसरा क्या क्वेश्चन करिए, हाउ दे मेक चीज़ पनीर फ्रॉम मिल्क, और मिल्क से पनीर वो कैसे बनाते हैं। तो आपको ये पता चलेगा कि वो मिल्क चर्नर से ही, उसमें भी मशीन लगी होती है, उसकी सहायता से ही ना, जब वो ऐसे ऐसे गोल गोल उसको राउंड राउंड मिल्क में चलाया जाता है ना, तो क्या होता है ना कि जो क्रीम होती है ना, जो भारीपन होता है उसका, वो क्या होता है के सेंटर में आ जाता है, और जो हल्की चीज़ होती है वो कहाँ चली जाती है, किनारे किनारे पे चली जाती है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि जो आपका क्रीम है वो अलग हो जाता है ना। तो इस तरह से हम क्रीम को अलग कर लेते हैं। तो समटाइम्स द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू ए
फिल्टर पेपर। तो देखिए कभी कभी सॉलिड पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं ना, इतने छोटे हैं कि वो फिल्टर पेपर से भी क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वो तो फिल्टर पेपर में आते ही नहीं है। तो फॉर सच पार्टिकल्स द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। तो देखिए जो इस तरह के पार्टिकल्स या इस तरह के मिक्सचर है ना, जिसमें पार्टिकल्स फिल्टर पेपर में भी नहीं आते, तो ऐसे फिल्ट्रेशन वाले टेक्निक इसमें ना सेपरेशन के लिए प्रयोग नहीं किए जाते। सच मिक्सर्स are separated by centrifugation. The principle is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. तो देखिए जो बहुत से ऐसे हैं ना, मतलब कि जैसे डेंसर पार्टिकल है, जो मोटे पार्टिकल्स हैं ना, जो फिल्टर पेपर पर आसानी से आ सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो होते हैं ना पार्टिकल्स, तो जब इसमें आप जो स्पून करते हैं यानी घुमाते हैं उसको रैपिडली काफ़ी तेज़ी से ना, तो क्या होता है ना कि जो डेंसर है, मतलब जो मोटे पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, बॉटम में आ जाते हैं यानी बीच में आ जाते हैं, और जो लाइटर यानी हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं भाई, वो तो फिर टॉप पर चले जाते हैं, टॉप मतलब एकदम किनारे चले जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें ये सीखा कि भाई इस जो ये अभी हम लोगों ने प्रैक्टिकल किया, एक्टिविटी किया कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो ये भाई ये क्या है, तो इसको हम लोगों ने समझ लिया कि इसमें किस तरह से प्रोसेस होता है। इसका एक एग्जांपल क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का, जो हम लोग घर में अपने जो मथनी होती है ना, जिससे कि जिससे मट्ठा बनाया जाता है, जिससे क्रीम अलग किया जाता है, लकड़ी का होता है। मम्मी सब पूछे बिल्कुल वो बताएंगी, ठीक है, वो मुझसे बढ़िया समझाएंगी। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन है ना, इसका और कहाँ पर यूज किया जाता है, तो देखिए एप्लीकेशन दिया हुआ है, यूज इन डायग्नोसिस लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, यानी कि आपका जो ब्लड टेस्ट होता है, जो यूरिन टेस्ट होता है ना, वहाँ पर ये डायग्नोस्टिक के रूप में यहाँ पे इसको इस तरह के प्रोसेस से टेस्ट किया जाता है। यूज इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम द क्रीम, हमारे घरों में भी और डेयरी सेंटर्स में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे बटर वगैरह क्रीम वगैरह सेपरेट किया जा सके, निकाला जा सके। यूज इन वॉशिंग मशीन आल्सो टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स, और उस आपने वॉशिंग मशीन अगर गौर से देखा होगा तो उसमें भी यही प्रोसेस होता है ना, गोल गोल घूमता रहता है, इस तरह से उसमें से वेट क्लोथ से जो है वाटर वो आसानी से निकल जाता है। नेक्स्ट हम लोग जो एक्टिविटी देखने वाले हैं उसमें करना है कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर अप टू इमिसिबल लिक्विड्स। अगर हमें कोई दो इमिसिबल लिक्विड्स मिल जाएं, इमिसिबल मतलब जो एक दूसरे में न घुलने वाली हो, इमिसिबल है, तो ऐसे लिक्विड्स अगर मिल जाए तो आप उसे कैसे सेपरेट करोगे। तो इसके लिए ऐसा मिक्सचर लें जिसमें कि ऐसी चीज़ हो, इमिसिबल लिक्विड्स हो। तो चलिए लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग ए सेपरेटिंग फ्यूनल। तो चलिए हम लोग केरोसिन ले लेते हैं, मिट्टी का तेल जो होता है ना, उसको पानी में मिला देते हैं, उसके बाद फिर उसको सेपरेटिंग करते हैं फ्यूनल की सहायता से। एक फ्यूनल होता है, ये देखिए इस शेप का होता है फ्यूनल, ठीक है, इस तरह से फ्यूनल इस तरह से इस शेप का होता है। अब इसको यूज कैसे करना है, चलिए इसको देखते हैं। तो इस फ्यूनल की सहायता से हमें क्या करना है, मिक्सचर को अलग करना है, किसके किसके, केरोसिन और केरोसिन ऑयल और वाटर, ये दोनों क्या है, इमिसिबल मिक्सचर्स है। तो चलिए पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन ए सेपरेटिंग फ्यूनल। तो देखिए जो ये मिक्सचर है वो केरोसिन का और जो वाटर का, इसको हम लोग फ्यूनल में जो है भर देते हैं, ठीक है। ये इसका ऐसा शेप ही होता है ना। तो फिर क्या करना है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट द सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो देखिए इसको फिर कुछ देर के लिए ना ऐसे ही हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है, इसको इसी बिना हिलाए डुलाए अनडिस्टर्बेड किए हुए छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको। तो फिर हम लोग देखेंगे ना कि जो वाटर है ना वो नीचे आ जाएगा, फिर क्या होगा, केरोसिन जो है ना ऊपर आ जाएगा। फिर जब ये धीरे धीरे इसमें पता नहीं किस तरह का प्रेशर, ये इस शेप का ही होता है, ऊपर से देखिए लीकेज होकर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पर ढक्कन लगाया जाता है, लीड लगाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए ना कि क्या करना है कि ये इसका शेप ही कुछ ऐसा होता है, इस फ्यूनल का इसका नाम है कि भाई इसमें ना जो वाटर है वो नीचे आ जाता है, और जो ऑयल होती है इमिसिबल वाली वो केरोसिन जैसे है तो ये ऊपर आ जाती है। फिर ये धीरे धीरे ना यहाँ पे सेपरेटिंग होने लगता है फ्यूनल में, यहाँ पर इसकी दीवारों पे इधर सब ये वाष्पीकृत होने लगता है, और धीरे धीरे यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा होता है, मतलब कि एक ढक्कन टाइप का, इसको लीड की तरह होता है, घुमाएंगे राउंड राउंड तो फिर यहाँ से लीकेज होने लगेगा। तो धीरे धीरे यहाँ से वाटर जो है ना नीचे निकाल लेते हैं, फिर केरोसिन धीरे धीरे आता रहता है, ये ऊपर फ्यूनल में जमता रहता है। तो ये जो होता है ना, इसी को इमिसिबल लिक्विड सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स हम लोग फ्यूनल की सहायता से करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे भाई कि ये जो सेपरेशन है आपका फ्यूनल की सहायता से, तो ये इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब इस तरह की टेक्निक कहाँ पे और ज़्यादा यूज होती है। तो देखिए पहला है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी तो पहले तो हमें पता ही चल गया भाई कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है। फिर सेकेंड कहाँ पर एप्लीकेशन, तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो देखिए ओर क्या होता है, तो वो देखिए हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग्स है ना, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सभी
ये क्या है, और फॉर्म में होते हैं। और का मतलब होता है अशुद्ध फॉर्म में, यानी वो उसमें कई सारी चीज़ें जो है हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, वो शुद्धता एक ही पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से और से अशुद्धियों से लोहे को अलग निकालने के लिए भी हम लोग इस तरह के सेपरेशन वाले मेथड यूज करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय दिस मेथड टू लीव द मोल्टेन आयरन एंड द बॉटम इन द फर्नेस। तो देखिए ये जो स्लैग होता है, स्लैग में होता है गंदगी जो लोहे पर होती है ना, लाइटर हल्की वाली थोड़ी कुछ गंदगी लगी होती है ना, वो इस तरह के सेपरेटिंग मिक्सर यूज करने से जो है ना वो रिमूव हो जाती है। और साथ ही साथ जो मोल्टेन आयरन है ना, जो पिघला हुआ आयरन है ना, वो जो है बॉटम में आके फिर नीचे फर्नेस में स्टोर होने लगता है, और इस तरह से हम लोग आयरन को उसके ओर से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है भाई, कि इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। यानी जो लिक्विड्स है ना इमिसिबल वाली, जो आपस में मिलती नहीं है, इनको सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, उनकी डेंसिटीज पे डिपेंड करता है, उनका घनत्व कितना होता है, ठीक है, वो कितने ज़्यादा घने हैं, कितने उनके जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास है, कितने दूर है, इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। यानी कि आपको अगर कैम्फर और नमक का मिक्सचर दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। तो चलिए देखते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। हम लोगों ने पहले इस लेसन में ये देख रखा है भाई कि जो कैम्फर है ना वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है थोड़ा सा हीट होने पे। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वायलेंट कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। फिगर जो है 2.7 में। तो देखिए क्या है ना कि जो तो सॉलिड है जैसे कि कैम्फर है, उसको तो टेम्परेचर मिलते हुए गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो फिर ऐसे कोई मिक्सचर हो तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे, सब्लिमेबल अगर हो तो देखिए फिगर 2.7 में ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि देखिए एक बर्नर लेंगे, स्टैंड लेंगे, और ये देखिए ये इस तरह का आपको शेप का कांच का बर्तन लेना है, ठीक है। तो नीचे आप प्लेट में एक पहले प्लेट ले लीजिए, प्लेट में कैम्फर रख दीजिए, है ना। कैम्फर रखने के बाद इसको इससे सहायता से आप इसको ढक दीजिए ताकि उड़ने ना पाए। और ऊपर जो इसका जो दूसरी तरफ को होल है ना, इसका कुप्पी टाइप का जो है, तो इसमें क्या करेंगे आप कॉटन का कोई प्लग लगा देंगे, मतलब रुई लगा देंगे, जिससे गैस जो है ना वो बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से आप जैसे ही इसको गर्म करेंगे हल्का हल्का, तो ये कैम्फर जो है ना गर्म होना शुरू हो जाएगा। नमक नीचे रहेगा, कैम्फर गर्म होना शुरू हो जाएगा। हमको पता है कि कैम्फर जो होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, गैस में चेंज हो जाता है ना। तो फिर जैसे ये गर्म होगा तो ये आके आपके इस जो आपका ये फ्यूनल टाइप का है, इसमें आके जो है स्टोर होने लगेगा, दीवारों पर इसके ठंडे होकर चिपकने लगेगा। और फिर इस तरह से जो नीचे और साल्ट, आपका साल्ट तो उड़ेगा नहीं, है ना, साल्ट तो ही रह जाएगा, तो साल्ट नीचे रह जाएगा, और जो कपूर है, जो कैम्फर है, वो आपके इसके बीकर पे अलग बैठ जाएगा। फिर इसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। इस प्लेट में आपका नमक रह जाएगा और इस बीकर में आपका कैम्फर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ना, इसे क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस है ना, इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। कि क्या जो डाई होता है ना, जो ब्लैक इंक होती है, उसमें जो अभी हम लोग को देखा कि भाई इंक में ना डाई होती है और क्या होता है, वाटर होता है, जब हम लोग उसको सेपरेट कर रहे थे। तो उसी तरह से जो ब्लैक इंक होती है भाई, उसमें जो डाई है क्या वो सिंगल कलर की है, मतलब एक ही कलर की है। अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक इंक है, तो उसमें ब्लैक डाई रहेगी, ब्लू इंक है तो ब्लू डाई रहेगी। मतलब क्या, मतलब एक ही होता है क्या। तो एक्टिविटी के माध्यम से इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपको एक थिन स्ट्रिप टाइप का फिल्टर पेपर ले लेना है, मिल जाता है मार्केट में। फिर आपको एक इस पर ड्रॉ करनी है लाइन पेंसिल की सहायता से, लगभग 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली उसका एज होना चाहिए, ठीक है। फिर एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक का जो है, जो कि पानी में सॉल्यूबल हो, उसको स्केच पेपर की सहायता से, फाउंटेन पेन की सहायता से सेंटर में जो है लाइन पे बना के रख दीजिए। फिर लेट इट ड्राई, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, गैस, ग्लास, बीकर, टेस्ट, जो भी आपको इसमें से लेना हो उसके अंदर आप डाल के उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, कंटेनिंग वाटर so that drop ink on the paper is just above water level as shown in the figure 2.8 and leave it undisturbed। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, वॉच केयरफुली एज
द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ये एक प्रकार का आपको जार ले लेना है। ओके, जार में आपको ना फिल्टर पेपर एक अलग से ले लेनी है, इसमें कुछ लेवल तक नीचे पानी भर देना है ना। फिर आप क्या करना है कि फिल्टर पेपर को थोड़ा ऊपर लगा देना है, स्पॉट पे कुछ स्पॉट गिरा देना है हमें इंक के, ठीक है। फिर उल्टा करके उसको ना इसमें लटका देना है, ठीक है। धीरे 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 छोड़ेंगे तो पानी जो है ना ग्लास में से ऊपर जाने लगेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसी से फिल्टर पेपर का जो इंक है ना वो क्या होगा, सेपरेट होने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोसेस था ना इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इस प्रोसेस को, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। भाई हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। तो हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने लिया था एक्टिविटी में भी इंक को, तो उसमें देखा कि उसमें भाई वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसमें चीज़ घुली होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जो चीज़ घुल रही होती है उसे सॉल्युबल कहते हैं। और जबकि डाई क्या है, सॉल्युबल है। तो क्या हो गया कि एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलॉन्ग विथ इट द डाइज पार्टिकल्स। तो जो जैसे फिल्टर पेपर ऊपर पानी ऊपर राइज होता है ना, जैसे जैसे पानी ऊपर राइज हो रहा है ना, वैसे वैसे जो फिल्टर पेपर है ना उस पर डाई जो है ना सेपरेट होने लगती है, तो फास्टर और ये भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेट। इस तरह से हम लोग कलर को जो है अलग कर लेते हैं। The process separation of component of a mixture is known as chromatography। यानी जो ये प्रोसेस है कलर का कंपोनेंट को किसी मिक्सचर के से अलग करने का, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा मीन्स होता है ग्रीक में जो कि कलर होता है, और टेक्निक मीन्स होता है फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। कलर्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है जो यूज किया गया था वो होता है आपका जो है ये जो टेक्निक है ना, पहली बार जो है ना कलर यूज करना, किस चीज़ का ऐसा मिक्सचर लें जिसमें कि ऐसी चीज़ हो, इमिसिबल लिक्विड्स हो। तो चलिए लेट अस ट्राई टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर यूजिंग अ सेपरेटिंग फ्यूनल। तो चलिए हम लोग केरोसिन ले लेते हैं, मिट्टी का तेल जो होता है ना, उसको पानी में मिला देते हैं, उसके बाद फिर उसको सेपरेटिंग करते हैं फ्यूनल की सहायता से। एक फ्यूनल होता है, ये देखिए इस शेप का होता है फ्यूनल, ठीक है, इस तरह से फ्यूनल इस तरह से इस शेप का होता है। अब इसको यूज कैसे करना है चलिए इसको देखते हैं। तो इस फ्यूनल की सहायता से हमें क्या करना है, मिक्सचर को अलग करना है। किसके किसके, केरोसिन और केरोसिन ऑयल और वाटर, ये दोनों क्या है, इमिसिबल मिक्सचर्स है। तो चलिए पोर द मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इन अ सेपरेटिंग फ्यूनल। तो देखिए जो ये मिक्सचर है वो केरोसिन का और जो वाटर का, इसको हम लोग फ्यूनल में जो है भर देते हैं, ठीक है। ये इसका ऐसा शेप ही होता है ना। तो फिर क्या करना है, लेट इट स्टैंड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम सो दैट द सेपरेट लेयर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर आर फॉर्म्ड। तो देखिए इसको फिर कुछ देर के लिए ना ऐसे ही हम लोग इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको उसी बिना हिलाए डुलाए अनडिस्टर्बेड किए हुए छोड़ देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे इसको। तो फिर हम लोग देखेंगे ना कि जो वाटर है ना वो नीचे आ जाएगा, फिर क्या होगा, केरोसिन जो है ना ऊपर आ जाएगा। फिर जब ये धीरे धीरे इसमें पता नहीं किस तरह का प्रेशर, ये इस शेप का ही होता है, ऊपर से देखिए लीकेज होकर ना निकल जाए, इसलिए यहाँ पर ढक्कन लगाया जाता है, लीड लगाया जाता है। फिर उसके बाद देखिए ना कि क्या करना है कि ये इसका शेप ही कुछ ऐसा होता है इस फ्यूनल का। इसका नाम है कि भाई इसमें ना जो वाटर है वो नीचे आ जाता है, और जो ऑयल होती है इमिसिबल वाली वो केरोसिन जैसे है तो ये ऊपर आ जाती है। फिर ये धीरे धीरे ना यहाँ पे सेपरेटिंग होने लगता है फ्यूनल में, यहाँ पर इसकी दीवारों पे इधर सब ये वाष्पीकृत होने लगता है। और धीरे धीरे यहाँ पे एक स्टॉप कॉक लगा होता है, मतलब कि एक ढक्कन टाइप का, इसको लीड की तरह होता है, घुमाएंगे राउंड राउंड तो फिर यहाँ से लीकेज होने लगेगा। तो धीरे धीरे यहाँ से वाटर जो है ना नीचे निकाल लेते हैं, फिर केरोसिन धीरे धीरे आता रहता है, ये ऊपर फ्यूनल में जमता रहता है। तो ये जो होता है ना इसी को इमिसिबल लिक्विड सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड्स हम लोग फ्यूनल की सहायता से करते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे भाई कि ये जो सेपरेशन है आपका फ्यूनल की सहायता से, तो ये इसका एप्लीकेशन कहाँ है, मतलब इस तरह की टेक्निक कहाँ पे और ज़्यादा यूज होती है। तो देखिए पहला है टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यानी तो पहले तो हमें पता ही चल गया भाई कि ऑयल और वाटर के मिक्सचर को अलग करने के लिए किया जाता है। फिर सेकेंड कहाँ पर है एप्लीकेशन, तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर। तो देखिए ओर क्या होता है, तो वो देखिए हमारे जो नेचुरल सराउंडिंग्स है ना, इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं, जितने भी मटेरियल्स हैं, वो सभी क्या है, ओर फॉर्म में होते हैं। ओर का मतलब होता है अशुद्ध फॉर्म में, यानी वो उसमें कई सारी चीज़ें जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, कई सारी चीज़ें उसमें मिक्स होती हैं, वो शुद्धता एक ही पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से ओर से, अशुद्धियों से लोहे को अलग निकालने के लिए भी हम लोग इस तरह के सेपरेशन वाले मेथड यूज करते हैं। द लाइटर स्लैग इज रिमूव फ्रॉम द
top by this method to leave the molten iron एंड द बॉटम इन द फर्नेस। तो देखिए ये जो स्लैग होता है, स्लैग में होता है गंदगी जो लोहे पर होती है ना, लाइटर हल्की वाली थोड़ी कुछ गंदगी लगी होती है ना, वो इस तरह के सेपरेटिंग मिक्सर यूज करने से जो है ना वो रिमूव हो जाती है। और साथ ही साथ जो मोल्टेन आयरन है ना, जो पिघला हुआ आयरन है ना, वो जो है बॉटम में आके फिर नीचे फर्नेस में स्टोर होने लगता है। और इस तरह से हम लोग आयरन को उसके ओर से निकाल लेते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। द प्रिंसिपल इज दैट, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है भाई कि इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। यानी जो लिक्विड्स है ना इमिसिबल वाली, जो आपस में मिलती नहीं है, इनको सेपरेट आउट हम कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड किस पे करता है, उनकी डेंसिटीज पे डिपेंड करता है, उनका घनत्व कितना होता है। ठीक है, वो कितने ज़्यादा घने हैं, कितने उनके जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास है, कितने दूर है, इस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड कैम्फर। यानी कि आपको अगर कैम्फर और नमक का मिक्सचर दे दिया जाए तो आप उसको कैसे सेपरेट करोगे। तो चलिए देखते हैं। वी हैव लर्नड इन चैप्टर 1 दैट कैम्फर चेंजेस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग। हम लोगों ने पहले इस लेसन में ये देख रखा है भाई कि जो कैम्फर है ना वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाता है थोड़ा सा हीट होने पे। सो टू सेपरेट सच मिक्सचर्स दैट कंटेन ए सब्लिमेबल वायलेंट कंपोनेंट फ्रॉम ए नॉन सब्लिमेबल इम्प्योरिटी, द सब्लिमेशन प्रोसेस इज यूज्ड। फिगर जो है 2.7 में। तो देखिए क्या है ना कि जो तो सॉलिड है जैसे कि कैम्फर है, उसको तो टेम्परेचर मिलते हुए गैसीय स्टेट में चेंज हो जाता है ना। तो फिर ऐसे कोई मिक्सचर हो तो उन्हें हम कैसे अलग करेंगे, सब्लिमेबल अगर हो तो देखिए फिगर 2.7 में ये दिया हुआ है कुछ इस तरह से कि देखिए एक बर्नर लेंगे, स्टैंड लेंगे, और ये देखिए ये इस तरह का आपको सेप का कांच का बर्तन लेना है। ठीक है, तो नीचे आप प्लेट में एक पहले प्लेट ले लीजिए, प्लेट में कैम्फर रख दीजिए, है ना। कैम्फर रखने के बाद इसको इससे सहायता से आप इसको ढक दीजिए ताकि उड़ने ना पाए। और ऊपर जो इसका जो दूसरी तरफ को होल है ना, इसका कुप्पी टाइप का जो है, तो इसमें क्या करेंगे आप कॉटन का कोई प्लग लगा देंगे, मतलब रुई लगा देंगे, जिससे गैस जो है ना वो बाहर ना निकल पाए। तो इस तरह से आप जैसे ही इसको गर्म करेंगे हल्का हल्का, तो ये कैम्फर जो है ना गर्म होना शुरू हो जाएगा। नमक नीचे रहेगा, कैम्फर गर्म होना शुरू हो जाएगा। हमको पता है कि कैम्फर जो होता है वो भाप बन के उड़ने लगता है, गैस में चेंज हो जाता है ना। तो फिर जैसे ये गर्म होगा तो ये आके आपके इस जो आपका ये फ्यूनल टाइप का है, इसमें आके जो है स्टोर होने लगेगा, दीवारों पे इसके ठंडे होकर चिपकने लगेगा। और फिर इस तरह से जो नीचे और साल्ट, आपका साल्ट तो उड़ेगा नहीं है ना, साल्ट तो ही रह जाएगा, तो साल्ट नीचे रह जाएगा, और जो कपूर है, जो कैम्फर है, वो आपके इसके बीकर पे अलग बैठ जाएगा। फिर इसको निकाल लेंगे, अलग कर लेंगे। इस प्लेट में आपका नमक रह जाएगा और इस बीकर में आपका कैम्फर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये जो मेथड है ना, इसे क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ कैम्फर एंड साल्ट बाय सब्लिमेशन। ये जो प्रोसेस है ना, इसे क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे कि इज द डाई इन ब्लैक इंक ए सिंगल कलर। कि क्या जो डाई होता है ना, जो ब्लैक इंक होती है, उसमें जो अभी हम लोग को देखा कि भाई इंक में ना डाई होती है और क्या होता है, वाटर होता है, जब हम लोग उसको सेपरेट कर रहे थे। तो उसी तरह से जो ब्लैक इंक होती है भाई, उसमें जो डाई है क्या वो सिंगल कलर की है, मतलब एक ही कलर की है। अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक इंक है, तो उसमें ब्लैक डाई रहेगी, ब्लू इंक है तो ब्लू डाई रहेगी, मतलब क्या, मतलब एक ही होता है क्या। तो एक्टिविटी के माध्यम से इसको हम लोग चेक करेंगे। सबसे पहले आपको एक थिन स्ट्रिप टाइप का फिल्टर पेपर ले लेना है, मिल जाता है मार्केट में। फिर आपको एक इस पर ड्रॉ करनी है लाइन पेंसिल की सहायता से, लगभग 3 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली उसका एज होना चाहिए। ठीक है, फिर एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ इंक का जो है जो कि पानी में सॉल्यूबल हो, उसको स्केच पेपर की सहायता से, फाउंटेन पेन की सहायता से सेंटर में जो है लाइन पे बना के रख दीजिए। फिर लेट इट ड्राई, लोअर द फिल्टर पेपर इनटू द जार, गैस, ग्लास, बीकर, टेस्ट, जो भी आपको इसमें से लेना हो उसके अंदर आप डाल के उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए। फिर क्या होगा, कंटेनिंग वाटर so that drop ink on the paper is just above water level as shown in the figure 2.8 and leave it undisturbed। फिर इसको थोड़ी देर के लिए हम लोग छोड़ देते हैं। फिर क्या होगा, वॉच केयरफुली एज द वाटर राइजेज अप ऑन द फिल्टर पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो देखिए ये एक प्रकार का आपको जार ले लेना है। ओके, जार में आपको ना फिल्टर पेपर एक अलग से ले लेनी है, इसमें कुछ लेवल तक नीचे पानी भर देना है ना। फिर आप क्या करना है कि फिल्टर पेपर को थोड़ा ऊपर लगा देना, स्पॉट पे कुछ स्पॉट गिरा देना है हमें इंक के। ठीक है, फिर उल्टा करके उसको ना इसमें लटका देना है। ठीक है, धीरे धीरे छोड़ेंगे तो पानी जो है ना ग्लास में से ऊपर जाने लगेगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसी से फिल्टर पेपर का जो इंक है ना वो क्या होगा, सेपरेट होने लगेगा ऊपर की तरफ। तो ये जो प्रोसेस था ना, इसी को कहते हैं सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी कहते हैं इस प्रोसेस को, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं।
भाई हम लोग किस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं, तो द इंक दैट वी यूज हैज वाटर एज द सॉल्वेंट एंड द डाई इज सॉल्युबल इन इट। तो हम लोगों ने देखा कि जो हम लोगों ने लिया था एक्टिविटी में भी इंक को, तो उसमें देखा कि उसमें भाई वाटर है जो कि सॉल्वेंट है, क्योंकि जिसमें चीज़ घुली होती है वो सॉल्वेंट होता है, और जो चीज़ घुल रही होती है उसे सॉल्युबल कहते हैं, और जबकि डाई क्या है, सॉल्युबल है। तो क्या हो गया कि एज द वाटर राइजेज ऑन द फिल्टर पेपर इट टेक्स अलोंग विथ इट द डाइज पार्टिकल्स। तो जो जैसे फिल्टर पेपर ऊपर, पानी ऊपर राइज होता है ना, जैसे जैसे पानी ऊपर राइज हो रहा है ना, वैसे वैसे जो फिल्टर पेपर है ना उस पर डाई जो है ना सेपरेट होने लगती है, तो फास्टर, और ये भी काफ़ी तेज़ी से होने लगता है। तो एंड इन दिस वे द कलर्स गेट सेपरेट, इस तरह से हम लोग कलर को जो है अलग कर लेते हैं। The process separation of component of a mixture is known as chromatography। यानी जो ये प्रोसेस है कलर का कंपोनेंट को किसी मिक्सचर के से अलग करने का, इसी को क्या कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमा मीन्स होता है ग्रीक में जो कि कलर होता है, और टेक्निक मीन्स होता है फर्स्ट यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कलर्स। कलर्स को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए सबसे पहला जो मेथड है जो यूज किया गया था वो होता है आपका जो है टेक्निक। मीन्स ये जो टेक्निक है ना पहली बार जो है ना कलर यूज करना और सेपरेट करने के लिए प्रयोग में लाया गया था। क्या नाम है उसका, क्रोमेटोग्राफी नाम है। दिस नेम वाज गिवन, ये नाम दिया गया। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दो सॉल्यूट्स दैट डिसॉल्व्स इन द सेम सॉल्वेंट। यानी सेम सॉल्वेंट में अच्छी तरीके से मिल गए हुए हों ऐसे टाइप के जो सॉल्यूट्स हैं ना उनको सेपरेट करने के लिए यह टेक्निक काफ़ी कारगर है, यानी इसका यूज किया जाता है। With the advancement in technologies, newer techniques of chromatography have been developed. You will study about chromatography in higher class, and हम लोग 10th में इसको जाके और अच्छे से समझने वाले भाई, क्योंकि क्रोमेटोग्राफी का जो प्रोसेस है, जो ये सेपरेशन का मेथड है, इसके कौन से एडवांस टेक्नोलॉजीज के साथ नई टेक्निक आ गई है। इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि टू सेपरेट कलर्स इन डाई में से कलर्स को सेपरेट करने के लिए, पिगमेंट्स फ्रॉम नेचुरल कलर्स, प्राकृतिक रंगों में से पिगमेंट्स को क्लियर करने के लिए, निकालने के लिए, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, वो ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, कि जो ब्लड में लोग जो ड्रग्स लेते हैं, ब्लड में ड्रग्स जिसके बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा कि उसको ड्रग्स के बिना क्या बोलते हैं उसको रिलैक्स नहीं होता है ना, तो ऐसे चीज़ उसके ब्लड से फिर उस ड्रग्स को हटाने के लिए, उसका असर कम करने के लिए हम यही वाला एप्लीकेशन यूज करते हैं, मतलब क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हाउ कैन वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू मिसेबल लिक्विड्स। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े थे इमिसेबल लिक्विड्स, ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम लोग मिसेबल लिक्विड्स, यानी दो आपस में अच्छी तरह घुल जाने वाले अगर दो लिक्विड आपस में मिले हों, मिक्सचर हो, तो उसे हम कैसे अलग करेंगे। तो देखिए इसमें एक्टिविटी दिया हुआ है बहुत ही अच्छा, देखिए ध्यान से, काफ़ी इंटरेस्ट लगेगा आपको। लेट अस ट्राई टू सेपरेट एसीटोन एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। यानी पानी से आपको एसीटोन अलग करना है। एसीटोन जो होता है ना वाटर में बहुत ही अच्छे से घुल जाता है, तो मतलब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, है ना, वाटर में बहुत ही अच्छा सॉल्युबल है ये। तो इस तरह से इसके मिक्सचर को लेते हैं, फिर क्या करेंगे, टेक अ मिक्सचर इन डिस्टिलेशन फ्लास्क। देखिए डिस्टिलेशन फ्लास्क क्या होता है, एक कुप्पी के अनुसार एक मटके की तरह लंबी चोंच वाला जो एक फ्लास्क होता है कांच का, उसे डिस्टिलेशन फ्लास्क कहते हैं। अभी हम लोग इसको ठीक से देखेंगे। फिर क्या करना है कि इसको फिट करना है थर्मामीटर में, फिर 2.9 के हिसाब से आपको अपार्टस सोर्स जैसा दिया वैसे फिक्स कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, हीट करना शुरू करेंगे मिक्सचर को धीरे धीरे, फिर क्लोज कर लेंगे थर्मामीटर पे, देखेंगे भाई थर्मामीटर में क्या हो रहा है। फिर द एसीटोन वेपोराइज होने लगेगा, फिर वो कंडेंस ठंडा हो जाएगा, फिर कंडेंसर की सहायता से उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे आउटलेट में किसी, और वाटर जो है ना वो उसी जगह डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा। तो चलिए देखिए कुछ इस तरह से हमको चीज़ों को लेनी है, सेट करनी है। जैसे कि ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क है, मैंने बताया था घड़े की तरह लंबी चोंच वाला, ठीक है। इसको ले लेते हैं, यहाँ पे बंद करने के लिए वगैरह क्रूक वगैरह लगे होते हैं। एक स्टैंड लेंगे इसको रखने के लिए, और बर्नर लेंगे, क्लियर है। फिर ये देखिए एक फ्लास्क, ये फ्लास्क हो गया आपका, ये क्लैंप है, और ये जो है ना ये क्या है आपको पता है, वाटर आउटलेट के लिए इसमें लगाया गया है। तो ये जो होता है ना, तो फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है ले लेते हैं, फिर धीरे धीरे इसको क्या है हीट करना शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे हीट होगा तो ये बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद भाप बनेगा, है ना, तो भाप बनेगा तो ऊपर आएगा, तो थर्मोमीटर देखिए लगा है। अब इसमें देखिए कि थर्मोमीटर में क्या टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, आप इसको नोटिस करिए। उसके बाद फिर जब ये भाप बन रहा होगा तो फिर ये भाप कहाँ से निकलेगी, कहीं जगह है, हाँ है ना सर, यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ से जब निकलने लगेगा भैया, तो यहाँ से जब निकलेगा तो आ रहा है, ठीक है,
गर्म भाप यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या लगा हुआ है, ये कंडेंसेटर लगा हुआ है, मतलब ये कंडेंसेटर मतलब ठंडा करने के लिए लगा है। एक इसमें देखिए ऊपर की तरफ होल है और यहाँ नीचे की तरफ होल है। ऊपर यहाँ से वाटर जो है हम ठंडा पानी डालेंगे, ठीक है, एकदम ठंडा पानी। तो फिर यहाँ से नीचे से पानी एक तरफ गर्म होकर पूरा निकलता रहेगा, फिर आज ठंडा पानी डालेंगे। तो हो क्या रहा है, अब जरा देखो तो क्या हो क्या रहा है भाई। यहाँ से गैस आ रही है, यहाँ से जो पानी बॉयल हो रहा है, तो और फिर यहाँ से ये फिल्टर के द्वारा ठंडा, सॉरी ये जो कंडेंसर है इसके द्वारा ये ठंडा हो जा रहा है। यहाँ का पर्सनली जो लंबी सी लाइन है, तो ठंडा होने के बाद जो पानी की बूंद जो गैस था ना वो किस में चेंज हो जा रहा है, वाटर में। क्योंकि हमें पता है भाई कि गैस को अगर हम कूल करेंगे तो क्या होगा, वो जो है वाटर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ से ये वाटर के रूप में, ड्रॉपलेट के रूप में चेंज होता जाता है और धीरे धीरे एक एक बूंद करता हुआ भाप के जो यहाँ एक अलग से बर्तन रखे हुए हैं इसमें आके इकट्ठा होता रहता है। तो ये क्या आ रहा था, भाप बन के एसीटोन आ रहा था। क्लियर है। यहाँ से एसीटोन जो है ना इस मेथड से हम लोग डिस्टिलेशन के मेथड से कर लेते हैं। तो देखिए ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, मिक्सिबल लिक्विड्स को यानी कि एक दूसरे में अच्छे से मिल जाने वाली दो अलग अलग लिक्विड्स को अलग करने के लिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं मेथड, तो डिस्टिलेशन का मेथड यूज करते हैं। क्लियर है। तो देखिए इसी मेथड को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं। इट इज यूज फॉर सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग ये मेथड का यूज करते हैं। कंटेनिंग टू मिक्सिबल लिक्विड दैट बॉयल विदाउट डिस्कम्पोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंसेस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और देखिए एक कंडीशन है इसके लिए भाई, दो मिक्सिबल जो लिक्विड्स है ना उन दोनों को के अलग अलग जो टेम्परेचर है बॉयल होने के उनमें डिफरेंस होना चाहिए, सफिशिएंट डिफरेंस होना चाहिए। कितना, 25 केल्विन का डिफरेंस कम से कम होना चाहिए। ठीक है। अगर सेम रहेगा तो सेम दोनों एक ही साथ जब बॉइलिंग होने लगेंगे तो भाई तो पानी भी तो ऊपर आ जाता है ना। तो इस तरह से पानी का 100 होता है और उसका कम ही था, है ना, एसीटोन का। तो इसलिए एसीटोन पहले हीट हो गया और पहले ही वाष्प बन के वो उड़ के जाने लगा। तो इस तरह से हम आसानी से कर लेते हैं। तो वही कह रहा है कि भाई सफिशिएंट डिफरेंस जो है ना बॉइलिंग पॉइंट्स में उनके होने चाहिए। फिर है फॉर एग्जाम्पल फॉर द सेपरेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर डिफरेंट फ्रैक्शन फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ईटीसी। बहुत सारी चीज़ें हम लोग जिसमें इसका डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। जैसे हवाओं से जो है गैसेस हम लोग अलग करते हैं, हाइड्रोजन अलग निकालते हैं, नाइट्रोजन अलग निकालते हैं। कई प्रोसेस ऐसे हुआ है, ठीक है, इसकी सहायता से। द प्रोसेस इज द सिमिलर टू दैट फॉर सिंपल डिस्टिलेशन एक्सपेक्ट दैट ए फ्रैक्शनिंग कॉलम इज फिटेड इन द बिटवीन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड द कंडेंसर। तो कंडेंसर और फ्लास्क के बीच में क्या है, एक अच्छा सा फ्रैक्शनिंग जो है कॉलम है। मतलब एक बहुत ही तथ्यपूर्ण कार्य है कि एक तरफ आप देख रहे हैं कि जो फ्लास्क है वो हीट हो रहा है और जबकि जो डिस्टिलेशन जो कंडेंसर है वो क्या कर रहा है, उसको कूल कर रहा है। तो ये हम लोग इस तरह से यहाँ फिगर में देखें कि ए सिंपल फ्रैक्शनिंग कॉलम इज ए ट्यूब पैक्ड विद ग्लास बेंड्स। द बेंड्स प्रोवाइड सरफेस फॉर वेपर्स टू कूल द एंड कंडेंस रैपिडली। उसके बाद फिर क्या है, एज नोन एज सोन इन फिगर 2.10। देखिए यहाँ पर भी वही है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, बिल्कुल वही कर रहे हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ सेम है, बस इसमें एक एक्स्ट्रा यहाँ पे हम लोग को फ्लास्क ले लेना है। इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखिए मिक्सचर है, मिक्सचर को हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे कर लिया है ना। फिर यहाँ से जब इसको जब गर्म करना शुरू किया तो यहाँ से फिर आके कुछ फ्रैक्चरिंग वाले कॉलम में यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। पत्थर के छोटे छोटे टाइप टुकड़े होते हैं मतलब कांच वाले, उसको रख लेते हैं। ऐसा क्या यूज इसका जो लोग देखेंगे। तो जब यहाँ से गर्म होकर वो जो एयर है वो गैस बन के चेंज होता है, वेपोरेशन होता है, तो यहाँ पर आके कुछ देर जो है गैस ना रुक जाती है। ठीक है, रुकने के बाद क्या होता है ना, यहाँ पे धीरे धीरे टेम्परेचर भी बढ़ता रहेगा, हमको देखते रहना है। ठीक है, फिर यहाँ से धीरे धीरे इसके रेस्ट लेते लेते धीरे धीरे गैस ऊपर उठेगी। ठीक है, फिर वो गैस जो है ना इस नली से फिर अंदर इधर आ जाएगी। फिर इधर आएगी तो यहाँ पे क्या है, कंडेंसर लगा हुआ है। फिर कंडेंसर से वो कूल हो जाएगी तो ठंडे होकर फिर यहाँ से ड्रॉपलेट के रूप में जो प्योर लिक्विड जो कंपोनेंट होगा ना वो आपका अलग हो जाएगा उस मिक्सचर से। क्लियर है, यानी सेम प्रोसेस है, बस इसमें क्या है, ये फ्लास्क हमारा आपका अलग हो गया है। इस तरह के जो सेपरेटिंग वाले मेथड है इस तरह के, इसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। यानी सब कुछ सेम है आपका पहले वाले जैसे, लेकिन इसमें यहाँ पे फ्रैक्शनल एक फ्लास्क ले लेंगे हम लोग। इस वजह से जो है इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम द एयर। देखिए एयर से हम लोग अलग अलग प्रकार की गैसेस को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, इसी को हम लोग देखेंगे। तो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखिए जो हवा है ना वो क्या कैसा मिक्सचर है भाई, होमोजेनियस मिक्सचर है। ये बहुत बार आ रहा है, इसको याद करिए। एयर क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है। यानी कि होमोजेनियस क्या होते हैं, जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स हों। तो आप कहेंगे सर हवा में तो बहुत सारी गैसेज होती हैं। हाँ बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो अपने आप में क्या है, प्योर है। कैसे है भाई कि अगर नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को आप चाहे जितना स्टोर करें, जितना ज्यादा करें कम करें, सब में नाइट्रोजन के एक ही सेम पार्टिकल सेम जो है पाई जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। यानी
ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम काइंड के प्योर जो है ना पार्टिकल्स या सब्सटेंस अवेलेबल हो, मिक्स हो, उसे होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से हम इसके कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक डायग्राम के उधर से देखते हैं हम लोग। एयर है, फिर इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, फिर कूल करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे प्रेशर, फिर डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा भाई कि अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का कॉलम था जिसमें हम लोग ने देखा, उसमें छोटे छोटे कांच के भी ऊपर टुकड़े लगे थे, एक्स्ट्रा फ्लास्क लगे थे, तो उसकी सहायता से ना बिल्कुल धीरे धीरे हम लोग इसको वो वार्म करेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा कि गैस गेट सेपरेटेड एट डिफरेंट हाइट्स। अलग अलग हाइट पे अलग अलग गैस के टेम्परेचर है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है, तो एक एक करके हीट होंगे। जैसे जैसे उनका बॉइलिंग पॉइंट आएगा और धीरे धीरे उड़ते रहेंगे, तो एक एक करके अलग अलग हम लोग जगहों पर टेम्परेचर थर्मामीटर में देखते रहेंगे कि एक 183 जा रहा है तो भाई कौन अगर बॉयल हो रहा है तो नहीं ऑक्सीजन निकल रहा है। ठीक है, अगर क्या कहते हैं कि वो -186 है तो हम समझ जाएंगे भाई ये आर्गन का टेम्परेचर है, इस समय आर्गन गैस निकल रही बॉयल होकर, है ना। इस तरह से इस प्रोसेस से हम लोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फ्लो डायग्राम शोज द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग गैस फ्रॉम द एयर। तो इस प्रोसेस की सहायता से बिल्कुल इस तरह से हम लोग जो है गैस को अलग कर लेते हैं। इफ़ यू वांट ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, यदि हम लोग हवा से ऑक्सीजन गैस निकालना चाहें तो भाई क्या करेंगे, किस तरह से इसको मतलब यूज करेंगे इस मेथड को। हम लोग देखिए 2.12 में हम लोग अभी देखने वाले हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन को हम लोग हवा में प्रेशर से कंप्रेस करके, इंक्रीज करके, प्रेशर को बढ़ा के घटा के, फिर कूल करके उसको किस तरह से टेम्परेचर को हम लोग लिक्विड में एयर को चेंज कर सकते हैं, और फिर किस तरह से धीरे धीरे इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के माध्यम से उसकी सहायता से गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं अलग अलग हाइट पे। ठीक है, उनकी बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, इसलिए अलग अलग हाइट पे उनके गैसेस को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको खुद से क्वेश्चन करने और आंसर देने हैं कि अरेंज द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। आप गैसेस की जो है ना एक कलेक्शन करनी है, नोट आउट करना है भाई कि उसमें बॉइलिंग पॉइंट्स आपके जैसे हैं उस तरह से उनको अरेंज करके लिखना है। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है कि विच गैस फॉर्म्स द लिक्विड फर्स्ट एज द एयर इज कूल। जैसी हवा ठंड होती है, ठंडी का मौसम आता है, तो उसमें सबसे पहले कौन सी गैस है जो लिक्विड में चेंज होती है ना। मजेदार बात, तो इसको पटक दे आप लोग करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरह से हम गैस को जो है हवाओं से अलग कर सकते हैं। तो उसका तो अभी हम लोगों ने मेथड तो इन द राइटिंग मोड पढ़ लिया, बट अब यहाँ पे फिगर से समझेंगे। तो देखिए एक फिल्टर लगा होता है, ठीक है, फिल्टर में से हवा जो है ना अंदर आती है, क्रॉस करती है। यहाँ पे हवाओं को प्रेशर देने के लिए कुछ मैग्नेट टाइप के कुछ इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। फिर यहाँ से हवा जो है प्रेशर जब इसमें आता है तो प्रेशर से भागने लगती है। तो भागेगी तो कैसी हो जाएगी, हॉट एयर हो जाएगी। हॉट एयर को एक बड़े से इस तरह के बर्तन में जो है ना स्टोर होने देते हैं। फिर यहाँ से ऊपर से एक इसका नली की तरह होता है, इसमें जो है ना वाटर जो है ठंडा पानी इसमें गिराते हैं। ये नली ऐसे राउंड राउंड होती है, ये हवा में नहीं मिलती है, ये केवल राउंड राउंड पाइप में ऐसे घूम के पानी ऊपर से नीचे तक तरफ चला आता है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जो है ना ये गर्म हवा यहाँ से आई, यहाँ से प्रेशर बढ़ा, हवा लिया गया, हवा प्रेशर दिया गया तो गर्म होकर तेजी से चलने लगी, फिर ये तेजी से आके इसमें आ जाती है। तो ऊपर से जो यहाँ पे ठंडा पानी आ रहा है ना इस पाइपलाइन में, उससे क्या होता है कि वो हवा जो है ना ठंडी हो जाती है, टकरा जाती है। फिर इससे क्या होता है कि फिर यहाँ से जो है ना, यहाँ देखिए ऊपर डाला जा रहा है फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, यहाँ से फिर ठंडा पानी भी ऊपर हम लोग डालते हैं। इसके इतने हिस्से को हम लोग ठंडा करके रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इसमें से ये जो गैस है ना यहाँ पे निकलती है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कहाँ से ऐसे उठती हुई ऊपर चली जाती है, फिर एक ठंडी वाली गैस जो है ना कंप्रेस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, तो फिर वो नीचे आने लगती है, फिर सेपरेट हो जाती है। तो यहाँ से जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस होती है भाई, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो बाहर निकल रही होती है। ठीक है, फिर यहाँ से जब वो हवा सेपरेट होके अलग, जब इस फ्यूनल में यहाँ पे लगा होता है एक्सपेक्शन जेट लगा होता है, जहाँ से लिक्विड एयर बन जाती है, यानी काफ़ी ठंडी हो जाती है, यानी काफ़ी लिक्विड टाइप की, वाटर टाइप में हो जाती है वेपोर होकर। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से नाइट्रोजन और आर्गन जो है यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं, ठंडी हो जाती है। तो फिर कौन सी गैस उतने टेम्परेचर के बाद निकलेगी, नाइट्रोजन और आर्गन गैस जो है निकलने लगेगा। फिर यहाँ से जो नीचे एक और लेयर लगा रहेगा, तो गैस के नीचे जो रहेगा वो उसमें से क्या निकलेगा, लिक्विड ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आपके अलग आके स्टोर होने लगेगा। ठीक है, और जो हल्की गैस होती है वो क्या होगी, इसमें से ही बाहर उड़ने लगेगी। तो ये सेपरेशन था आपका कंपोनेंट। इसको आप फिगर देखिएगा अच्छे से, बुक में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सेपरेशन इसको क्या कहते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स फ्रॉम एयर, हवा से कंपोनेंट को अलग करने का तरीका, मेथड्स।
नेक्स्ट है हम लोग का हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम इम्प्योर सैंपल। हम लोग जो है कॉपर सल्फेट को इम्प्योर हम लोग कैसे कॉपर सल्फेट को निकालेंगे इम्प्योर सैंपल में से, मतलब कोई अशुद्ध कॉपर सल्फेट है उसको शुद्ध रूप से कैसे प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए हमको 5 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली जो है इम्प्योर कॉपर सल्फेट ले लेना है। फिर चाइना डिश में वही जो हम लोग अभी एक बार एक ड्यूटी देख चुके हैं। फिर इसको डिसॉल्व कर लेना है मिनिमम अमाउंट के पानी में, कम से कम पानी में इसको घोल लेना है, ठीक है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है। फिल्टर द इम्प्योरिटीज आउट, फिर जो अशुद्धियाँ हैं उसको फिल्टर पेपर सहायता से साफ कर लेंगे, छान लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, इवेपोरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट ए सैचुरेट सॉल्यूशन। तो हम लोग इस तरह से जो है ना कॉपर सल्फेट को सॉल्यूशन को जो है ना इस तरह से सैचुरेट कर देंगे, मतलब इतना पानी मिला देंगे कि उसमें अब उससे ज़्यादा घुलने वाला न हो, उससे ज़्यादा न घुले, ज़्यादा पानी न हो, यानी सैचुरेट कर देंगे हम लोग। फिर क्या होगा, कवर द सोल्यूशन विथ फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर की सहायता से हम लोग कवर कर लेंगे, उसको ऊपर से ढक देंगे। फिर क्या करना है, छोड़ देना उसको बिना कुछ किए, उसको अनडिस्टर्ब किए ही रूम में टेम्परेचर पर, और धीरे धीरे इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना 1 दिन के लिए। फिर हम क्या पाएंगे भाई कि जो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट था ना वो चाइना डिश में जाकर नीचे बैठ गया, और यह प्रोसेस क्या हो गया, क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है। यानी क्रिस्टलाइजेशन, ये जो मेथड है वो क्या है, क्रिस्टलाइजेशन है। होता क्या है देखिए, द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स को साफ करने के लिए, शुद्ध करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए साल्ट है आपके पास, समुद्र के पानी से आपने उसको पाया, इम्प्यूरिटीज है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए इम्प्यूरिटीज को हम लोग जो प्रोसेस यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट सेपरेट्स ए प्योर सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ इट्स क्रिस्टल फॉर्म ए सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन से क्रिस्टल जो क्रिस्टलाइजेशन मेथड है जो है सॉलिड को उसमें से बड़े आसानी से अलग कर लेता है। क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक है। जो साधारण तौर पे हम लोग इवेपोरेशन करते हैं उसकी जगह पे अगर क्रिस्टलाइजेशन का मेथड देखें तो काफ़ी बेटर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। सम सॉलिड डिकम्पोज और सम लाइक शुगर मे गेट जेलड ऑन हीटिंग टू ड्राइनेस। तो देखिए कुछ सॉलिड होते हैं जो कि डिकम्पोज होते हैं, मतलब कभी कभी क्या होता है, जैसे शुगर है ना, बहुत ज़्यादा चैड हो जाता है गर्म करने पे, है ना, ड्राइनेस आ जाता है, इसमें सूखापन आ जाता है। कभी कभी कुछ इम्प्योरिटीज ऐसे भी होते हैं जो डिसॉल्व होती है सॉल्यूशन में, फिर भी फिल्ट्रेशन के द्वारा हम लोग इसको आसानी से निकाल पाते हैं। ऑन इवेपोरेशन दीज कॉन्टेमिनेट द सॉलिड, जिससे हम लोग जो सॉलिड है उसको आसानी से अलग कर लेते हैं। तो ये जो मेथड था अलग करने का, क्रिस्टलाइजेशन जो मेथड है, यह इसका एप्लीकेशन कहाँ यूज होता है, तो देखिए प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर से हमें जो नमक मिलता है उसके प्यूरिफिकेशन के लिए मेथड डिस्टिलाइजेशन नहीं क्रिस्टलाइजेशन में यूज किया जाता है। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ एलम, जिसे फिटकरी भी कहते हैं, फ्रॉम इम्प्योरिटी सैंपल। जो फिटकरी होती है आपका, एलम होता है ना, पोटेशियम जो होता है K2MnO4 है ना, वो जो उसमें होता है वो सब कुछ उसकी इम्प्योरिटीज दूर करने के लिए ना इस तरह का जो एप्लीकेशन है उसको यानी क्रिस्टलाइजेशन मेथड यूज किया जाता है। 10 बाई चूजिंग वन ऑफ द एबव मेथड, इन दोनों में से कोई एक मेथड को हम चूज कर सकते हैं नेचर में कंपोनेंट को अलग करने के लिए। वी गेट ए प्योर सब्सटेंस, हमें एक शुद्ध सब्सटेंस मिल जाएगा। विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मेनी मोर मेथड्स ऑफ सेपरेशन टेक्निक्स हैव बीन डिवाइज्ड। बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है आपको पता ही है कितने टेक्नोलॉजीज आगे जा रहे हैं, तो किस तरह से जो है ना कई तरीके से डेवलप्ड जो इंस्ट्रूमेंट है, टेक्निक है, वो सामने हो चुकी है, मतलब डेवलप हो चुकी है। शहरों की बात करें तो जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाइड है ना शहरों में, वो बहुत अच्छे से हो रहा है। ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क्स इन सोन फिगर पॉइंट 2.13 फ्रॉम दिस फिगर राइट डाउन द प्रोसेस इन्वॉल्व टू गेट द सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर टू होम एट फ्रॉम द वाटर वर्क्स एंड डिस्कस इन योर क्लास। तो आपको एक देखना है कि आपके घर पे जो है ना पानी कहाँ से आ रहा है ना, फिर अगर पाइपलाइन लगी हुई है तो किस तरह से आ रहा है पानी, क्या उसका प्रोसेस है ना, इसको अपने क्लास में डिस्कस भी करने को कह रहे हैं। फिगर के माध्यम से हम लोग इसे समझेंगे। वाटर प्यूरिफायर सिस्टम है जो कि हमारे आजकल यूज़ किया जाता है। देखिए रिवाइजर है एक तो, यहाँ पे यानी पानी है पूरा, ठीक है। फिर इसको अलाउ करते हैं सॉलिड टू सेटल। फिर धीरे धीरे सेडिमेशन, ये टैंक है ना, लोडिंग टैंक है, सेडिमेशन टैंक है, इसमें पानी आता है, धीरे धीरे इसमें पानी गिरता है। फिर ये जब लेयर भरता है यहाँ, तो फिर इसमें से पानी लाइन इसमें आता है, फिर इसमें भी जो है पानी बहुत सारा गिरता है ना, फिर गिरने के बाद फिर धीरे धीरे लेयर ऊपर आता है। तो ऐसे इस प्रोसेस से फिर क्या होता है, देखिए ये फिल्ट्रेशन टैंक है, फिर पानी इस फिल्टर में आता है, फिर इस फिल्टर में पानी आता है, तो इसमें फिल्टर लगे होते हैं, तो बहुत सारे कंकड़ सब नीचे आराम से छन के बैठ जाते हैं, और साफ पानी जो है ना नीचे से यहाँ से देखिए आराम से इसमें से आ जाता है। फिर यहाँ पर एक जो है
क्लोराइनेशन के लिए एक टैंक लगी होती है, इसमें क्लोरीन मिला होता है जिससे कि बैक्टीरियाज वगैरह जर्म्स जो होते हैं ना वो मर जाते हैं। फिर यहाँ से फिर मर के फिर साफ पानी जो होता है ना यहाँ से फिर टैंक की टोटी की सहायता से हम लोग बाहर ले लेते हैं। तो कुल मिला के ये जो प्यूरिफिकेशन का सिस्टम है आपको समझ में आया हो क्या रहा है? देखिए हो ये रहा है भाई कि जो ये रिवेजर है जहाँ से पानी आपने स्टॉक में दिया, ठीक है, इसमें हो क्या रहा है? देखिए यहाँ पर एक है सेडिमेंट टैंक। ये क्या करता है कि यहाँ पे जब बालू के कण पत्थर टुकड़े सब आएंगे, ठीक है, यहाँ पर आएंगे, पानी धीरे धीरे स्टोर हो रहा है, फिर बढ़ेगा, तो जो बालू के कण कुछ इसमें बैठ जाएंगे नीचे ना, फिर जब यहाँ पानी जो लेयर है ऊपर आ जाएगा, फिर वो जाके यहाँ पर इसमें से निकलेगा, है ना, फिर इसमें भी पानी गिरेगा, तो जो थोड़े बहुत बचे होंगे इसके बाद से वो इसमें आके बैठ जाएंगे, फिर जो थोड़ा बहुत और बचेंगे वो फिल्टर से साफ हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो बैक्टीरिया हैं जो कि पार्टिकल्स नहीं होते, जो इतने छोटे होते हैं, माइक्रोबायो जिनके फिल्टर में भी नहीं आते, उनके लिए यहाँ पे क्लोराइनेशन का टैंक लगा हुआ है। इसमें से वो जैसी आएंगी वहाँ से फिर वो प्योर हो जाएंगी। तो आई थिंक ये हो गया आपका वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम इन वाटर वर्क्स। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल क्या चेंज होता है, केमिकल क्या चेंज होता है, इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा है, ठीक है। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ फ्यू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड लाइक कलर, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ईटीसी। हम लोग पिछले चैप्टर में बहुत सारे मैटर्स को जो है फिजिकल मैटर्स को चेक कर चुके हैं, देख चुके हैं, समझ चुके हैं, उनको अलग अलग ऑब्जर्व भी किया। किसी के कलर अलग है, किसी की हार्डनेस अलग है, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, कोई रिजिडिटी उबड़ खाबड़ है, कोई खुरदुरा है, कोई फ्लूइडिटी है, कोई डेंसिटी है, कोई हल्का है, कोई भारी है ना, कोई घना है ज़्यादा, कोई पतला है ना, मेल्टिंग पॉइंट किसी का अलग है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। ये सभी क्या होती है किसी भी पार्टिकल्स का, किसी भी सब्सटेंस का, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। तो वही कह रहे हैं कि द इंटर कन्वर्जन ऑफ states is a physical change because these changes occur without a change in composition and no change in the chemical nature of the substance। तो देखिए जो इनकन्वर्जन है स्टेट से इनके चेंज होने का, वाटर से सॉलिड, सॉलिड से वाटर, वाटर से गैस में ना, ये जो कंपोजिशन है चेंज होने का, या इनके केमिकल नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब केमिकल नेचर जिसका जैसा होगा उसको उतनी एनर्जी मिलनी चाहिए तो उसके पार्टिकल्स टूटने के लिए। ऑल ऑफ आइस, वाटर एंड वाटर वेपर आर लुक डिफरेंट एंड डिस्प्लेस डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, दे आर केमिकली द सेम। जैसे कि हम लोग देखें आइस और वाटर, ये देखने में कैसे भाई फिजिकली अलग अलग है, लेकिन इनके जो केमिकली है ना, केमिकली जो इसमें पार्टिकल्स हैं, वो जो केमिकली प्रॉपर्टीज है वो क्या है, सेम है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज भले अलग है, ये गोला दिखता है, ये लिक्विड दिखता है ना, तो इस तरह से बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट। हमको दिखने के लिए तो भाई लिक्विड फॉर्म में कुकिंग ऑयल भी और वाटर भी है ना, दोनों लिक्विड ही दिखते हैं, लेकिन दोनों के केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, केमिकल जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। दे डिफर इन और आउटडोर एंड इनफ्लेमेबिलिटी, उनके अलग अलग जलने के तरीके हैं। जैसे वाटर तो जलेगा नहीं, लेकिन ऑयल जो क्या होता है, बर्न होता है। वी नो दैट ऑल बर्न्स इन एयर वेर इज एज वाटर एग्जिस्ट इन फायर, जहाँ पे पानी कमी होती है, जहाँ पे नमी होती नहीं होती है ना, वहाँ पे ऑयल जो है ना ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, मतलब ज़्यादा जलते हैं। इट इज़ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स डिफरेंट फ्रॉम द वाटर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज ही है जो कि ऑयल को वाटर से डिफरेंट करती है, जबकि वो दोनों लिक्विड फॉर्म में है। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, चेंज है। तो बर्निंग इज द केमिकल चेंज, तो जो जलना है ना वो क्या है, केमिकल चेंज होता है। During this process, one substance reacts with another to undergo a change in chemical composition। यानी जो इस तरह के प्रोसेस हैं, जब ये जल रहे होते हैं, जो कि इस तरह से मिलाए जाते हैं, तो इनके जो सब्सटेंस है वो कैसे रिएक्ट करते हैं, किसी दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। जैसे कि ऑयल है, अगर आप पानी मिला देंगे तो क्या होगा, ऑयल ऊपर ऊपर क्या होता है, फैल जाता है ना, उसमें मिलता नहीं है। तो ये केमिकल कंपोजिशन के कारण ही होता है। केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। जो केमिकल चेंज होता है ना, वो किसी मैटर का वो उसके फिजिकल को भी चेंज कर देता है, और जब केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं तो हमें नए सब्सटेंस जो है मिल जाते हैं। तो एक केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो जो जिस तरह अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल चेंज नहीं हो रहा है बल्कि केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो केमिकली जो चेंज होता है ना, इस प्रोसेस को या इस तरह के चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिएक्शन कर गया तो भाई ये हो गया, रिएक्शन कर गया, ये बन गया, ठीक है, इस तरह से। ड्यूरिंग बर्निंग ऑफ ए कैंडल, जब कैंडल जल रहा होता है तो बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक प्लेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों हमें देखने को मिलते हैं। फिजिकल क्या होता है भाई कि उसका शेप वगैरह चेंज हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है ना, और केमिकली क्या चेंज हो रहा होता है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं केमिकली उसमें अवेलेबल वो जल रहे होते हैं, ठीक है, खत्म हो रहे होते हैं। कैन यू डिस्ट्रीब्यूट दिस, क्या हम इनके फिजिकली और जो केमिकली दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? तो हाँ कर सकते हैं ना, अभी हम लोग समझ चुके हैं उसको, ठीक है। तो हम लोग क्या और क्या है, क्वेश्चन है अच्छा यहाँ पे
ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, यानी जो प्योर सब्सटेंस है उनके क्या टाइप है, मतलब कितने प्रकार के होते हैं वो। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस कैन बी क्लासिफाइड एज एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो उनके केमिकल कंपोजिशन के कारण सब्सटेंस को क्लासिफाइड किया जा सकता है भाई कि वो एलिमेंट है या फिर कंपाउंड्स है। तो अब देखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो रॉबर्ट बॉयल जो थे ना वो वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661 में 1661 में एक थे हमारे सबसे पहले रॉबर्ट बॉयल जी, जो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट वर्ड जो है यूज किया। एंटोनी लॉरेंट लेवेजर जो कि 1743 से 94 के बीच में थे, ये फ्रेंच केमिस्ट थे। ये जो है कौन, एंटोनी लॉरेंट, ठीक है, लेवेजर इनका पूरा नाम है। तो फ्रेंच केमिस्ट थे ये। तो ये जो है फर्स्ट जो है सबसे पहले जो क्या किया, इस्टेब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट का सबसे पहले इन्होंने ही जो है ना, ये फ्रेंच केमिस्ट है, इन्होंने ही जो है डिफिनेशन दिया, परिभाषित किया कि क्या होता है एलिमेंट। तो उन्होंने कहा भाई कि ही डिफाइंड एन एलिमेंट एज अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय केमिकल रिएक्शंस। उन्होंने कहा कि भाई जो एलिमेंट होता है ना, जो तत्व होते हैं ना, उनको कभी भी उस मैटर को हम लोग ना कभी भी ब्रोक नहीं कर सकते, कभी भी उनको उनके सब्सटेंस को केमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग नहीं कर सकते, उसे एलिमेंट कहते हैं। एलिमेंट्स कैन बी नॉर्मली डिवाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। तो देखिए जो एलिमेंट है उनको नॉर्मली कहाँ डिवाइड किया सकता है, या तो मेटल के रूप में, या फिर नॉन मेटल, या फिर मेटलॉइड्स के रूप में उसको डिवाइड किया जा सकता है। तो जो मेटल्स हैं यूजली शो सम और ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। जो मेटल्स हैं ना उनके कौन कौन से जो हैं कि प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग देखेंगे। भाई जो मेटल है वो क्या होते हैं, दे हैव लस्टर। लस्टर में होता है साइन, चमक होती है मेटल्स में, ठीक है, उनका खुद का चमक होता है। दे हैव सिल्वर ग्रे और गोल्डन येलो कलर। क्या होता है उनका, सिल्वर ग्रे कलर होता है या फिर गोल्डन येलो कलर के भी होते हैं। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों जो है आसानी से पास कर जाती है। दे आर डक्टाइल, यानी कि कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, यानी उनको मेटल वो होते हैं जो कि वायर्स के अंदर से भी हो जाते हैं। तो जैसे हम लोग देखते हैं बल्ब जो जलते हैं तो उसमें जो तार होता है, जो केबल होता है ना, वायर्स जो होते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, मेटल वाले तार ही होते हैं ना। तो दे आर मेलेबल, यानी कि हैमर्ड इनटू द थिन शीट्स, यानी इनको पतली पतली चादरों में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। लोहे के टिन्ने के आप लोग देखते होंगे ना, जो आते हैं टीन वगैरह आते हैं, तो क्या वो थिनी सीट तो है, पतले पतले सीट ही तो है ना, उसको यानी चेंज किया सकता है, मेलेबल होते हैं। दे आर सोनोरस। सोनोरस क्या होता है भाई कि मेक ए रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें कि अगर उसको पीटा जाए तो क्या हीट करने पे क्या होता है, उसमें से साउंड जो है रिंग करने लगती है, आवाज़ आती है। जैसे लोहे का जो होता है, आप लोग देखे होंगे जो स्कूल में छुट्टी के लिए लगा होता है, देखिए उसमें से कितना आवाज़ आता है ना। तो एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, ETC। ये सभी क्या है, मेटल्स है। मरकरी इज द ओनली मेटल दैट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बहुत से मेटल्स हैं, लेकिन मरकरी जो मेटल है ना वो नॉर्मल जो रूम का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर में वो तो लिक्विड ही रहता है, वो जो लिक्विड में ही चेंज रहता है। नॉन मेटल्स यूजली शो सम ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कुछ जो नॉन मेटल्स हैं, ये तो अभी हम लोग मेटल्स देख रहे हैं, तो जो नॉन मेटल्स है ना वो जो है ना सभी जो है यही प्रॉपर्टी शो करते हैं। कौन सी, दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर्स, उनके पास अलग अलग कलर होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनमें जो है इलेक्ट्रिसिटी जो होती है ना वो ज़्यादा क्रॉस नहीं कर पाती, यानी वो बहुत पुअर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उसमें हीट भी बहुत कम ही जाती है। दे आर नॉट लस्ट्रस, यानी वो चमकदार नहीं होते, सोनरस भी नहीं होते हैं, या फिर मेलेबल भी नहीं होते हैं, यानी कि उनको तारों के अंदर भी नहीं लिया जा सकता, ठीक है। और क्या होता है कि उनमें से पीटने से आवाज़ भी नहीं आती है, ठीक है। मेलेबल नहीं होते हैं, उनको सीट नहीं बदलाया जा सकता, टूट जाएंगे अगर उनको पतला करेंगे हम लोग तो। और जो है सोनरस का मतलब उसमें से आवाज़ नहीं आएगी रिंगिंग की। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, यानी कोल और कोक, ये दोनों आ जाता है कार्बन में। ब्रोमीन, क्लोरीन, ETC, ये सभी जो क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। Some elements have intermediate properties between those of metals and non-metals. They are called metalloids. तो देखिए कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें जो है दोनों की प्रॉपर्टीज होती है, मतलब मेटल भी होते हैं आधा आधा, नॉन मेटल भी होते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना उनको क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। तो जैसे ऐसे कौन से एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बोरॉन है, सिलिकॉन है, ठीक है, और क्या है, जर्मेनियम है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ETC, ये सब क्या है भाई, इसको याद रखेंगे हम लोग, ये सब मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स क्या होते हैं, नॉन मेटल और मेटल जिनमें दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स कहते हैं। कौन से हैं, बोरॉन है, सिलिकॉन है और क्या है, जर्मेनियम है।
तो भाई बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत से मेटल्स नॉन मेटल्स हैं। तो चलिए कुछ मोर हम लोग समझते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स नोन एट प्रेजेंट टाइम आर मोर देन 100। 100 से ज़्यादा हम लोग के एलिमेंट्स की खोज कर चुके हैं। 92 एलिमेंट्स उनमें से जो है ना नेचुरली है, ठीक है, और बाकी जो 8 एलिमेंट है ना वो क्या है, मैन मेड है, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर सॉलिड। मेजॉरिटी मतलब होता है प्रमुखता, यानी जो अधिकतर एलिमेंट्स हैं वो कैसे फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। 11 एलिमेंट्स आर इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर। आपके रूम का जो टेम्परेचर रहता है नॉर्मली डेली, तो वो उसके टेम्परेचर में देखा जाए तो 11 एलिमेंट्स जो है गैसियस फॉर्म में रहते हैं। 2 एलिमेंट्स आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मर्करी एंड ब्रोमीन। ब्रोमीन और जो मर्करी है वो जो है आपका, ये 2 ऐसे एलिमेंट है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में रहते हैं, लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। एलिमेंट्स गैलियम and cesium become liquid at the temperature slightly above room temperature 303 केल्विन। यदि 303 केल्विन के ऊपर यदि रूम का टेम्परेचर हुआ तो जो गैलियम और सीजियम है ना, सीजियम जो अक्सर आपको वॉच में देखने को मिलता है, जो कि रात को क्या होता है, लाइट होती है उसमें से जलती है, ग्रीन कलर की लाइट है ना, लाइट ग्रीन कलर की लाइट, तो वो जो होती है ना वो सीजियम, वो जो लिक्विड है ना वो 303 केल्विन के ऊपर टेम्परेचर रहेगा ना तो वो लिक्विड फॉर्म में हो जाती है, बिकम लिक्विड। नेक्स्ट है कंपाउंड्स। व्हाट इज कंपाउंड? लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज कंपाउंड्स। ए कंपाउंड इज ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। किसी फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक कंपाउंड क्या होता है कि एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट आपस में जो है केमिकली कंबाइंड हो, केमिकली रूप से जुड़े हुए हों, और जो है कि एक निश्चित प्रोपोर्शन में, निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हों। जैसे कि आपको ले लिया जाए हाइड्रोजन, आपका वाटर, वाटर में क्या है, H2O है, H2O में हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, दोनों क्या है, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में है, यानी हाइड्रोजन कितना होता है, H2O, तो हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2, और ऑक्सीजन के 1, इनका जो प्रोपोर्शन है ये फिक्स है, तब ये वाटर बने हैं, है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए कुछ और एलिमेंट को हम लोग देखते हैं, एक एक्टिविटी के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्लास को अपने 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर एक को 5 ग्राम आयरन की फीलिंग्स देनी है और दूसरे को 3 ग्राम क्या है, सल्फर की पाउडर को देनी है एक चाइना डिश में, ठीक है, दोनों ग्रुप्स को। फिर ग्रुप ए क्या करेगा कि मिक्स द क्रश आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, दोनों को क्या करेगा, पहला वाला ग्रुप मिला देगा। और जो दूसरा वाला क्या है भाई कि मिक्स द क्रैक्स मिक्सड एंड क्रश आयरन फीलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। फिर उसके बाद हीट करना है उसको भाई, मिक्सर को स्ट्रांगली तरीके से, रेड जब तक ना हो जाए, लाल ना हो जाए, फिर रिमूव कर लेना है फ्लेम को, उसके बाद फिर मिक्सर को ठंडा कर लेना है, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ग्रुप फर्स्ट और सेकेंड क्या करेंगे, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व आ गया है उस पदार्थ में, उस मटेरियल में क्या आ गया है, चुंबक आ गया है। और ब्रिंग ए मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेट। तो हम लोग देखेंगे किस तरह से वो चुंबकत्व उसमें आ गया है, मैग्नेटिज्म आ गया है, और किस तरह से मैग्नेट को नियर पास में ले जाने से मटेरियल उस पर क्या होता है, चिपकने लगते हैं, अट्रैक्ट होने लगते हैं। कंपेयर द टेक्सचर एंड कलर ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप्स के द्वारा हम लोग कंपेयर करें तो उसका टेक्सचर और कलर से अलग अलग कर सकते हैं, उस दोनों के मिक्सर को अलग कर सकते हैं, जो आयरन था और जो सल्फर था वो दोनों को हम लोग अलग कर सकते हैं उनके कलर को देख के। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 part ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन, स्टीर वेल एंड फिल्टर। हमको कार्बन डाइसल्फाइड जो है मिलाना है इसमें, ठीक है, और मिला के एक पार्ट में इसको ऑब्टेन करके निकाल लेना है, फिर स्टीर करके छोड़ देना है, धीरे से उसको रख के छोड़ देना है, फिर फिल्टर की सहायता से उसको निकाल लेना है। फिर क्या होगा इससे कि ऐड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द पार्ट ऑफ। तो इसमें फिर मिलाना है हमें क्या चीज़, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक जो विलयन है, मतलब डाइल्यूट है, सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाना है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है इसके एक पार्ट में दूसरे पार्ट में मिलाना है। पहले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया था, पहले पार्ट में हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड जो मिला के उसको थोड़ा देर के लिए छोड़ दिए थे। द मटेरियल ऑब्टेन, नो टीचर सुपरविजन इज नेसेसरी फॉर दिस एक्टिविटी। तो हमें ये देखना होगा बहुत ध्यान से लगा के भाई जो ऑब्टेन हो रहा है मटेरियल क्या है। परफॉर्म ऑल द एबव स्टेप बोथ एलिमेंट्स, आयरन और सल्फर पे दोनों को अलग करने के लिए हम यह नियम जो है ना, स्टेप जो है यूज कर सकते हैं।
और इसमें ऊपर एक डिफरेंसेस दिया हुआ है, इसे आप लोग समझ लीजिए। देखिए मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए जो मिक्सचर होता है ना वो एलिमेंट होता है कंपाउंड का, जस्ट मिक्स टुगेदर फॉर्म मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। कोई नया जो है ना वो नहीं बनता है, ठीक है। वो जो मिक्सचर होता है ना उसमें जो चीज़ मिलाई गई है ना वो वही रहती है, ठीक है। और जबकि कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स रिएक्ट फ्रॉम न्यू कंपाउंड्स, नए नए प्रभाव हमें कंपाउंड्स आपस में मिलाने पे बनते हुए दिखाई देते हैं। ये मिक्सचर हैज ए वेरिएबल कंपोजिशन, अलग अलग प्रकार के मिक्सचर में वेरिएबल कंपोजिशन हो जाते हैं। जबकि कंपाउंड्स क्या होता है, द कंपाउंड्स ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। लेकिन जैसे कंपाउंड से, जैसे वाटर क्या है वो कंपाउंड है, ठीक है। उसमें जो चीज़ें हैं ना वो फिक्स्ड है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 ही रहेंगे। तो और क्या है कि जो मिक्सचर है वो दिखाता है प्रॉपर्टीज किसका, कॉन्स्टिट्यूएंट के सब्सटेंस का। उसमें जो जो चीज़ें मिली है ना उसके प्रॉपर्टीज को मिक्सचर दिखाता है। और ये जो कंपाउंड्स होता है वो क्या होता है, द न्यू सब्सटेंस हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। दो चीज़ों को मिला के जब ये कंपाउंड्स तैयार होते हैं तो जो तीसरी नई चीज़ तैयार होती है ना उसके जो प्रॉपर्टीज है वो टोटली पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। जबकि इसमें जो है जो चीज़ आप बनती है, जो मिक्सचर करेंगे उन दोनों के प्रॉपर्टीज को दिखाता है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड फेयरली इजीली बाय फिजिकल मेथड। तो जो मिक्सचर्स है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड से ही। और जबकि जो कंपाउंड्स है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हम सेपरेट केवल केमिकल या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही उसको अलग कर सकते हैं। जैसे NaCl है ना, NaCl और वाटर का मिक्सचर है तो उसको आसानी से फिजिकल मेथड से खत्म कर लिए हम लोग। और जबकि उसके अगर NaCl के पार्टिकल्स को अगर केमिकल कंपोजिशन को चेंज करना है, कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करना है, तो भाई उसके लिए केमिकली या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल जो है रिएक्शन कराने पड़ेंगे, जिससे सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब आपको नेक्स्ट है भाई, हम लोग क्या इन्फो करते हैं कि द गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन गैस किसको मिला है, ग्रुप 1 वाली की एक्टिविटी को। ये जो हम लोग सब कुछ किए हैं स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी, तो जो कि कैसी है, कलरलेस है, आउटडोरलेस है और क्या है, कंज्यूमेबल है। इट इज़ नॉट एडवाइज टू द कॉम्बुस्टेशन और टेस्ट फॉर हाइड्रोजन इन द क्लास में हाइड्रोजन गैस को परीक्षित करने के लिए सलाह एडवाइस नहीं दिया जा रहा है कि आप लोग इसको करिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। तो गैस ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड हाइड्रोजन सल्फाइड, जो दूसरे वाले ग्रुप के पास जो गैस आई है बन के ना वो कौन सी है, हाइड्रोजन सल्फाइड आई है उस एक्टिविटी को करने से। इट इज़ ए कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। तो देखिए सड़े हुए अंडे की जैसी इसकी खुशबू होती है ना, खुशबू क्या बहुत ऐसा, ठीक है। तो इसको हाइड्रोजन सल्फाइड कहते हैं, जो ग्रुप सेकेंड के पास आई है सेपरेट करने के बाद। तो इसमें यही है कि भाई आपने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स हैं जो आप लोग फर्स्ट सेकंड ग्रुप में पाया उसके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, और साथ ही जो मटेरियल है वो भी क्या है, अलग अलग तरह से सेम है। जो पहला ग्रुप था वो उसके पास जो एक्टिविटी थी वो फिजिकल चेंज उसमें हम लोग को देखने को मिला, जबकि सेकेंड जो ग्रुप था उसमें केमिकल चेंज हमें देखने को मिलता है। तो जो मटेरियल है ना वो जो पहले ग्रुप के द्वारा पाया गया, और मिक्सचर है किसका, 2 सब्सटेंस का, और जो सब्सटेंस है ना वो एलिमेंट किसके हैं, आयरन और सल्फर के। फिर सेकेंड क्या आया भाई कि तो जो प्रॉपर्टीज़ है मिक्सर करना वो जो है सेम है, जैसे कि उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जो जो उसमें मिले हैं कॉन्स्टिट्यूएंट उसके जो प्रॉपर्टीज हैं उसी की पूरी प्रॉपर्टीज भी वही जैसी है। तो द मटेरियल ऑब्टेन बाय ग्रुप सेकेंड, जो ग्रुप सेकेंड के पास जो मटेरियल पाया गया वो क्या था, कंपाउंड है, क्योंकि हीटिंग करने पे जो 2 एलिमेंट थे स्ट्रांगली तरीके से वो क्या हुआ, कंपाउंड में बदल गए। फिर इससे क्या हुआ कि जो टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो कंपेयर थे उन दोनों के नए जो एलिमेंट बन गए गर्म करने पे, हीट करने पे, वो क्या है, नए एकदम जो उसके प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल डिफरेंट है, उन दोनों के जैसे तो है ही नहीं। तो फिर उसके बाद क्या है कि द कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द सेम थ्रू आउट। वी कैन आल्सो ऑब्जर्व दैट द टेक्सचर ऑफ कलर ऑफ द कंपाउंड्स आर द सेम थ्रू आउट। कलर दोनों का सेम रहेगा ना, लेकिन क्या हो रहा है भाई कि उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो गए। इस प्रकार से भाई वी कैन समराइज दैट द फिजिकल एंड केमिकल नेचर ऑफ मैटर इन द फॉलोइंग ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इस ग्राफिकल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से ये समझ सकते हैं कि किस तरह से मैटर जो है सॉलिड लिक्विड गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फिर वो होता कैसा है भाई, वो होता है प्योर होता है या फिर क्या होता है, इम्प्योर होता है, ठीक है। मिक्स होता है, मिक्सचर होता है ना। तो फिर उसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो उसको अलग करने के लिए हम लोगों ने कई सारे मेथड्स को देखा हम लोगों ने। जैसे एलिमेंट्स हो गए, प्योर सब्सटेंस में क्या क्या आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं और कंपाउंड्स आते हैं, जबकि मिक्सचर में क्या आते हैं, होमोजीनियस आते हैं और हेट्रोजीनियस आते हैं। होमोजीनियस मतलब एक से अधिक मटेरियल सब्सटेंस तो रहेंगे लेकिन उनका खुद में जो होगा ना वो प्योर होगा। और जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं भाई कि इसमें कई सारे तो रहेंगे लेकिन क्या होता है ना उनकी मात्रा सेम नहीं रहेगी, किसी में ज़्यादा आ जाएगा किसी में कम। जैसे मिल्क है, मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस है, क्योंकि भाई उसमें जो भी कुछ फैट वगैरह सब मिल्क में अलग अलग आएगा, है ना, अलग फैट है अलग वो है, इस तरह से तो वो हेट्रोजीनियस हो जाता है। लेकिन अगर हम नमक पानी का घोल देखें तो पानी देखो फिक्स है उसमें, है ना, और पानी का क्या होता है H2, हाइड्रोजन अपने में प्योर है और ऑक्सीजन अपने
अपने में प्योर है, या NaCl घोल रहे हैं उसमें तो सोडियम अपने में प्योर है, और जो है कैल्शियम जो है, क्लोरीन जो है अपने में प्योर है। तो इस तरह से इस तरह के जो सेम कंपोजिशन पे होते हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन को उससे होमोजीनियस कहते हैं। और इसमें हम लोग देख सकते हैं सब ये इस तरह से हम लोग अभी इसको पढ़ चुके हैं। इस तरह से फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसको आप लोग देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।